जय हिंद। चलिए, वो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री में तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। चलिए बताइए, अगर कुछ हम क्वेश्चन पूछे तो बता सकते हैं? चलिए, टेस्ट दे सकते हैं? बताइए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बताइए, तोकिन और अन्नाम किसका क्षेत्र है? तोकिन और अन्नाम किसका क्षेत्र है? वियतनाम का। चलिए, कंबोडिया की राजधानी क्या है? बताए थे। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। फिर हाँ, बुडापेस्ट होगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट ना, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। क्या हो जाएगा? चलिए, इसे नहीं बताए थे, दिखाए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए कि हिंद चीन का एरिया कितना में फैला हुआ है? 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर लगभग में पूछे तो हिंद चीन में लगभग कितना देश आता है? 3। कौन कौन है? लाओस और कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति और सभ्यता दिखलाई पड़ता है? चीन देश की नहीं, भारत देश की। किस देश की? लाओस और कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति और सभ्यता दिखलाई पड़ती है? भारत देश की। और जबकि वियतनाम पर बउआ चीन देश की। वियतनाम पर चीन देश की संस्कृति और सभ्यता दिखलाई पड़ता है। 12वीं शताब्दी में एक भारतीय राजा था, उसका नाम क्या है? राजसूर्य वर्मा द्वितीय। राजसूर्य वर्मा, जिन्होंने क्या स्थापना किया? मंदिर का। आ गया मंदिर। बताइए, उस मंदिर का नाम क्या है? अंकोर वाट का मंदिर। हम पूछता है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। किसका उसमें मूर्ति है बउआ? विष्णु का। यहाँ तक हो चुका था। जब तक हम पढ़ चुके हैं, तो बताइए कि अभी तक कल पढ़े थे कि किस प्रकार यहाँ पर व्यापारिक देश आया। क्या आया? व्यापारिक देश। पहला बार कौन आया था? पुर्तगाल। दूसरा बउआ डच को ही क्या बोलेंगे? नीदरलैंड। डच को ही क्या बोलेंगे? तीसरा में कौन आया था? इंग्लैंड। चौथा में फ्रांस। लेकिन ये सभी तीनों व्यापार किया और चला गया। लेकिन यहाँ पर फ्रांस से जो हिंद चीन से जाता नहीं है। और धीरे धीरे वियतनाम पर से धीरे धीरे वो पूरा हिंद चीन पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। कौन कब्जा कर लेता है? और जो फ्रांसी पहली बार आया था तो एक कॉलोनी बनाकर रहता था। क्या बनाकर रहता था? इसीलिए हिंद चीन में परिसम पूछता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? क्योंकि आप कॉलोनी बनाकर रहते थे, इसलिए इसे क्या कहा गया? क्या कहा गया? क्या कहा गया? कोलोन कहा गया। क्या कहा गया? कोलोन। चलिए, एक बार और आगे पढ़े थे तो फ्रांसीसी ने हिंद चीन में रहने वाले नागरिकों के साथ एक व्यवस्था लाया था। उस व्यवस्था का नाम था एक तरफा व्यवस्था। कैसा व्यवस्था? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। इनमें क्या था कि किसान और मजदूरों का किसी भी तरह का हक और अधिकार नहीं था, जबकि एक को विशेषाधिकार प्राप्त था। इसलिए इसे क्या कहा गया? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा। उसके बाद 1931 में फ्रांसीस में वियतनाम में इतना चावल का उत्पादन किया कि पूरा वर्ल्ड का कैमा निर्यातक देश बन गया था। तीसरा निर्यातक क्या बन चुका था? देश चावल का। किसका? कौन बन चुका था? वियतनाम। कौन बन चुका था? यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब आगे देखिए, किताब नहीं है जी? कला है, तो दे दीजिए। दोनों देखिएगा, लिखिए देखिए। अब यहाँ से मुख्य रूप से अभी तक यहाँ पर किसी भी नायक का एंट्री नहीं हुआ। लेकिन अभी तक 2 चैप्टर पढ़े। पहला चैप्टर पढ़े
यूरोप में राष्ट्रवाद, सेकेंड चैप्टर पढ़े समाजवाद एवं साम्यवाद। जो भी देश गुलाम था, जो भी देश गुलाम था, जब तक नायक यानी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, समाजवादी व्यक्ति की एंट्री नहीं हुआ होता है, तब तक वह जो संघर्ष होता है, वह जो आंदोलन होता है, वह जो क्रांति होता है, सफल नहीं होता है। तो यहाँ पर भी अभी एक भी नायक यानी समाजवादी, राष्ट्रवादी, देशवादी व्यक्ति का एंट्री नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जब तक यहाँ पर अपने ही लोग, हिंद चीन में लोग छोटा छोटा गुट बनाना क्या कर चुके थे, स्टार्ट कर चुके थे, छोटा छोटा आंदोलन करना क्या कर चुके थे, शुरू कर दिए थे, लेकिन सफल नहीं हो रहा था, फ्रांस को भगा नहीं रहे थे। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 47। पेज नंबर क्या हुआ, 47। पेज नंबर क्या है, 47। टॉपिक क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रीयता, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, हिंद चीन में, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। जब भी राष्ट्रीयता पनपेगा, जन्म लेगा, ग्रोथ होगा, डेवलप होगा, वृद्धि होगा, तो वहां पर अपने देश के प्रति लगाव की भावना आएगा। किसकी भावना आएगा, और जब लगाव की भावना आएगा तब कोई भी देश चाहेगा, किसी भी देश का नागरिक चाहेगा कि हम किसी के बस में रहे, किसी के गुलाम में रहे, चाहेगा। तो किस प्रकार यहाँ पर हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है, देखो यहाँ पर समझते हैं, देखिए समझिए, देखिए पेज नंबर 47 से हुआ। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोह का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था, यानी कि छोटा छोटा आंदोलन कर रहे थे, कहाँ के लोग, हिंद चीन के लोग, लेकिन सफलता नहीं मिल रहा था। परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह, जैसे बोल रहे 20वीं शताब्दी, कौन शताब्दी हुआ, अगर 20वीं शताब्दी बोल रहे हैं तो आप क्या समझते हैं इसके मतलब, वो इसका जो टाइम जो हो जाएगा पूरा 1900 से लेकर के 1999 तक के कालखंड को क्या बोलेंगे, 20वीं शताब्दी। यानी इतना बीच में जो भी आएगा उसको कौन शताब्दी बोलेंगे, 20वीं शताब्दी। कौन शताब्दी बोलेंगे, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में ही यह मुखर होने लगा था राष्ट्रीयता का। मुखर मतलब विकास, मुखर मतलब होने लगा था। अब छोटे छोटे मामले में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। अगर ये गलत कर रहा तो उसके साथ छोटा दम आंदोलन कर देते थे, अब घबराते थे नहीं। कहाँ के लोग, हिंद चीन के लोग असंतोष प्रकट करने लगे थे, यानी उनका विरोध करना शुरू कर दिए थे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। उसी परिप्रेक्ष्य में 1903 में फान बोई चाउ, चलो एक व्यक्ति का एंट्री हो गया है, फान बोई चाउ। अब जैसे आ रहा है फान बोई चाउ, मतलब बताइए भारतीय है कि चाइना वाला है, फान बोई चाउ, फान बोई चाउ, फान बोई, फान बोई फलनमा के बाऊ, किनखर बाऊ, फलनमा मतलब, चलिए हटाइए, चलिए। तो एक व्यक्ति का एंट्री हुआ है फान बोई चाउ, जो एक राष्ट्रवादी है और एक समाजवादी है। देखिए फान बोई चाउ ने द्वितान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। चलिए वह ये एक नायक है, क्या है बुआ, नायक है, नायक है, क्या है, नायक। कैसा नायक बुआ, राष्ट्रवादी है। कैसा नायक है, राष्ट्रवादी है। कैसा है बुआ, राष्ट्रवादी, या बोल सकते हैं समाजवादी, 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 राष्ट्रवादी या समाजवादी। कौन है बुआ, फान बोई चाउ, फान बोई चाउ। अगर चीन की बात करें तो बताइए चीन समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला, बताए थे ना कल कि चीन और रूस समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। कैसा है, जबकि अमेरिका और फ्रांस कैसा था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश। बने हो ना सब्जियां, रहे बना हो ना पहले, तो बना हो ना पहले बात। चलो ये फान बोई चाउ कैसा है, राष्ट्रवादी है और समाजवादी।
राष्ट्रवादी और समाजवादी, राष्ट्रवादी और विदेशी आ रहा है उठा पटक वाला नाम तो मतलब क्या है? थारी उठा के पटक दीजिए, नाम आ जाएगा ओरे से, ढन ढन ढोन ढनाक मतलब क्या है? ढन ढूंढ ढनाक, चाइनीज नाम हो गया। क्या नाम हो गया? ढन ढूंढ ढनाक। पता है ऐसे आ रहा, फान बोई चाऊ आएगा, हुई ना फूसो आएगा, हो चीनीन आएगा, ये सभी कैसा है? चाइनीज नाम है, उठा पटंग वाला है ना, उठा फटक वाला नाम, तो वो नाम इसमें एकदम याद रखना है। चलिए तो ये देखो, चलिए तब फान बोई चाऊ, फान बोई चाऊ फलन्ना के बाऊ। चलिए तो यहाँ पर फान बोई चाऊ कैसा नायक है बउआ? राष्ट्रवादी है और समाजवादी है। एक बउआ एक दल बनाते, एक संगठन बनाते हैं, दुईतान हुई। क्या नाम है बउआ? जैसे बिस्मार्क रक्त और लौ की नीति अपनाए थे, रक्त और लौ की नीति बनाए थे ना। जैसे मेजनी भी संगठन बनाया था। क्या बनाया था? कौन सा संगठन? यंग यूरोप, यंग इटली, यंग यूरोप संगठन बनाया था ना। ठीक उसी प्रकार फान बोई चाओ भी एक संगठन बना रहा है, एक गुट बना रहा है। इस गुट का जो मुख्य उद्देश्य है फ्रांसीसी को भगाना। फ्रांसीसी क्या करना? कौन लाए हैं बउआ? फान बोई चाओ, फान बोई, फान बोई चाओ। उस दल का परीक्षा पूछेगा क्या है? दुईतान हुई, दुईतान, दुईतान, दुईतान परीक्षा में पूछा गया है। दुईतान हुई नामक संगठन की स्थापना किसने किया? फान बोई। नवक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना जिसका नेता क्वांग दे था। कौन था बउआ? चलिए तो ये फान बोई चाऊ स्थापना, लेकिन इसका नेता कौन है? क्वांग दे। तो दुईतान हुई के नेता कौन है? दुईतान हुई के नेता लीडर कौन है बउआ? क्वांग दे। कौन बउआ? क्वांग दे। परीक्षा में पूछा गया है, बताइए दुईतान हुई के नेता कौन है? दुईतान हुई के नेता फान बोई चाऊ की स्थापना किसने किया? दुईतान हुई। फान बोई चाऊ का स्थापना और दुईतान हुई के लीडर क्वांग दे। क्वांग दे, क्वांग दे नाम हमारा, क्वांग दे, क्वांग दे संगठन बनाया। अब देखिए फान बोई चाऊ ने एक पुस्तक लिखा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। आने की देखो इसका हिंदी क्या हुआ कि हमारा वियतनाम कैसे लॉस होते जा रहा है। कैसे? लॉस मतलब घाटा, लॉस मतलब यानी वियतनाम कैसे इसका जो है घटते घटते जा रहा जीवन स्तर। तो ये लिखा। अब क्या कर रहा था फ्रांसीसी? बताए थे, पिछले बार पढ़ चुके थे कि अपना बेटा बेटी को पास कर रहा था, और जब हिंद चीन वाला जो लोग था मैट्रिक या फेल कर दिया तो आगे बढ़ पाएगा। तो देखो, तो चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे कि राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने में एक कवियों का योगदान होता है, एक कवियों का योगदान होता है, एक कहानीकार का योगदान होता है। क्योंकि अपने कविताओं के माध्यम से, अपने कहानियों के माध्यम से लोगों क्या करते हैं? बताते हैं सही को सही और गलत को गलत। तो क्या हमारे देश में उसी प्रकार हमारा मीडिया भी है। अब बताओ मीडिया ही घूसखोर हो जाएगा तो हम सभी को पता चलेगा कि क्या हो रहा है देश में? पता चलेगा? इधर ईरान और इजराइल, इधर गैस बढ़ गया, गैस का कीमत बढ़ रहा है। वो फाइल पिछला बार एक आध महीना पहले हुआ था, स्टीफन फाइल सबको भुला दिया सरकार। तो सब हुआ, सब सरकार जानता है कि हमको कैसे नागरिक को क्या करना है? लूटना है। क्या करना है? लूटना है। सब जानता है आगे पीछे क्या करना है, कैसे करना है। लॉकडाउन भी लगा, उतना सब रणनीति था। कोरोना वायरस आया, सब रणनीति था। तो सरकार कुछ भी कर सकता है। सरकार जनता को लूटने के लिए ऐसा ऐसा चीज ले आएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। सब राजनीतिक है। क्या है? तो अब देखो यहाँ पर ये जो फान बोई चाऊ है, फान बोई चाऊ एक पुस्तक निकालते हैं पूरा हिंद चीन में। उस पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, द हिस्ट्री ऑफ लॉ, द हिस्ट्री
द हिस्ट्री ऑफ कई एक बार परीक्षा में पूछा गया लॉस ऑफ वियतनाम, लॉस ऑफ वियतनाम, इसका हिंदी अर्थ हुआ कि हमारा जो वियतनाम देश है वो कैसे लॉस हो रहा है, लॉस कैसे हो, तो लॉस हो रहा है। हिंद चीन वाला अपने अपने बेटा बेटी को पास कर रहा है, वियतनाम वाला बेटा बेटी क्या कर रहा है, यहाँ पर लॉस होते जा रहा है। तो बताओ जब तक नौकरी नहीं लगेगा, जब तक राजनीतिक में शामिल नहीं होगा, तो बताओ अपने अधिकार को पूछ सकता है सरकार से? नहीं पूछ सकता है, मांग सकता है नहीं। तो यहाँ पर हुआ कि कैसे हमारा वियतनाम घटते जा रहा है, तो लोगों ने पढ़ा, इस पुस्तक को क्या किया, पढ़ा, तो लोगों में और राष्ट्रीयता की भावना है जो जोर पकड़ने लगा। तो उस पुस्तक का नाम क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। वियतनाम में लॉस कैसे हो रहा है, वियतनाम देश में इसका इतिहास निकाला कि आखिर इतना वर्षों से हमारा वियतनाम क्यों घटा होते जा रहा है। तो कौन निकाला हुआ, फान बोई चाओ। और इस पुस्तक को पूरा हिंद चीन वाला लोग पढ़ा, वे लगा तो सब जान गया कि लगता है अंदर ही अंदर हमारा हिंद चीन को ये खोखला करते जा रहा है। क्या करते जा रहा है, अब ये नहीं चलेगा, ये अब नहीं चलेगा, अब हमको एक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, इस पुस्तक का नाम क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। किसने बोलिया, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। तो लेखक कौन है, फान बोई चाओ, फान बोई चाओ। हम कई बार पूछा गया है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, फान बोई चाओ। आगे सुनिए, लिखकर हलचल पैदा कर दिया, पूरा हिंद चीन में यह हलचल पैदा कर दिया पुस्तक आया था। और आप चीन देखिए 1905 में हम पढ़े थे सेकेंड चैप्टर में, जापान और रूस के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसमें जापान ने रूस को क्या कर दिया था, हरा दिया था, जिसके कारण वहां की जनता ने फतेह हाल में जार का एक महल था, कौन महल था, सेंट पीटर्सबर्ग में लोग रोटी दो नारे के साथ जार का महल में प्रवेश किया था, जहां जार ने निहत्थे लोगों पर क्या किया था, अंधाधुंध गोलियां बरसाए, जिसमें लगभग हजारों लोग मारे गए थे। यह दिन क्या था, रविवार, 9 कितना जनवरी था, 9 जनवरी 1905 है ना। इसी और दिन क्या था, रविवार, इसलिए तो क्या कहा गया, तो यहाँ पर भी देखिए कि 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना, देखो आ गया ना, पढ़े थे दूसरा चैप्टर में कि 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। क्या बन गया, क्या बन गया, जापान देश हरा सकता है तो हम क्यों नहीं इसको हरा सकते हैं। 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। साथ ही रूसो क्या था, 9th में पढ़े थे रूसो के बारे में, जो समाजवादी थे, क्या थे, रूसो, मंटेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों के विचार भी इन्हें उद्वेलित कर रहे थे। इसी समय के दूसरे राष्ट्रवादी नेता फान चू त्रिन, चलो नाम क्या हुआ, चलो एक और राष्ट्रवादी नेता आ गए, फान देखो नाम ही अजीब आएगा, फान चू त्रिन, एगो आया, चलिए फान बोई चाओ, क्या लिखे हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, कौन लिखे बाबा, फान बोई चाओ। अगला दुइतान हुई के नेता कौन है, क्वांग दे, दुइतान हुई के नेता क्वांग दे। एक आते हैं फान चू त्रिन, क्या है, फान चू त्रिन जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र इसी तरह के विचारों का समर्थक थे, समाजवादी थे, क्या थे, समाजवादी थे, राष्ट्रवादी थे। संन्यास सेना के नेतृत्व में चीन की सत्ता परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ावा दिया। इन्हीं छात्रों ने वियतनाम क्वांग फुक हुई वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किया। वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन का क्या किया, अब वियतनाम में मुक्त एसोसिएशन यानी कि वियतनाम को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अब बनाना है। इंपॉर्टेंट रहेगा तो हम बनाएंगे। चलिए आगे देखिए पैराग्राफ चेंज। हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचिन, चीन, अन्नाम, तोकिन जैसे शहरों तक ही सीमित था।
मतलब पूरा पूरा हिंद चीन में, क्योंकि हिंद चीन जैसी बोल रहे हैं तो आपको माइंड में सेट होना चाहिए लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लेकिन भैया ये आंदोलन अभी पूरा रूप से व्यापारिक रूप में, सॉरी क्या कर सकते हैं, एक बड़े बहुत ओहदे पर नहीं उठ रहा था। एक छोटे छोटे शहरों में क्या हो रहा था, आंदोलन उठ रहा था। पूरा शहर में, पूरा यानी तीनों देश में नहीं हो रहा था ये आंदोलन, कुछ ही शहरों में क्या है हो रहा था, कुछ ही क्षेत्रों में। चलो यहाँ पर क्या बोला कि हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास सिर्फ कोचीन में, चीन, अन्नाम, तोकिन जैसे शहरों तक ही सीमित था। परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, चलिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1914 से 1918 ईस्वी तक, 1914 से 1918, लगभग कितना वर्ष चला? 4 वर्ष। कितना वर्ष हुआ? 4 वर्ष। अब देखो इस युद्ध में हुआ क्या, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोग की सेना में भर्ती किया गया, हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? अब चौथा चैप्टर पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से यानी भारतीय लोगों को पकड़ पकड़ कर कहाँ भेजा था? इंग्लैंड भेजा था, ब्रिटेन, काम करने के लिए। समझ गए ना? तो यहाँ से भी, कहाँ से? बिहार से। हाँ, ठीक उसी प्रकार यहाँ से हिंद चीन को भी पकड़कर प्रथम विश्व युद्ध शामिल कर रहा था। कहाँ शामिल कर रहा था? बिहार से भी। अब भारत से, चलिए भारत बिहार में नहीं जी, बैठ के पढ़ाएं, लिखते हैं। चलिए हाँ, इतनी तक। चलिए ठीक है, समझिए, थक गए। चलिए देखिए तो चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए बुआ, यहाँ पर हुआ क्या देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1914 से 1918, 1914 से 1918, इस युद्ध में हुआ क्या कि हिंद चीन वाले लोगों को पकड़कर जबरदस्ती फ्रांसीसी प्रथम विश्व युद्ध शामिल करवा रहा था। कहाँ करवा रहा था? प्रथम विश्व युद्ध में वो प्रदेश हजारों लोगों को सेना में भर्ती करवाया गया। इसीलिए कहते हैं हम सब में नहीं होता था कि पहले नहीं कहता था कि पकड़ुआ नौकरी, पकड़ुआ नहीं होता था, सुनता होगा बड़े लोगों से, पकड़ लेकर जाता था और नौकरी लगवाया जाता था। तो कहाँ जाएगा? अब बताओ, खाली लड़ाई भी कर रहा तो आगे जाएगा तो मर भी करेगा ना, इसीलिए डरते थे। समझ गया ना? पकड़ुआ नौकरी पहले लगता था, पकड़ के भर्ती कीजिए सेना में, होता था ऐसे। चलिए, तो नौकरी से डरते थे पहले। क्या डरते थे पहले? नौकरी से। पैसा मिलेगा नहीं। चलिए ठीक है, इधर देखिए। चलिए हाँ, तब वो यहाँ पर होता था क्या कि सैनिकों को जबरदस्ती भर्ती करवाया जाता था, और जो भी हिंद चीन के लोग थे उससे पहले पंक्ति में रखे जाते थे। कौन पंक्ति में? सेना होता है ना, तो सेना में फर्स्ट पंक्ति, फर्स्ट सेकंड ऐसे करके, तब पहला पंक्ति में रहेगा, वो मरेगा कि नहीं? मरेगा कि नहीं? तो पीछे वाला मरेगा कि आगे वाला? इसीलिए कहते बुआ, खाए में आ गया, मार में। समझ गए ना? खाए में आगे है या मार में? क्या? खाए में पीछे, मार में आगे। लेकिन इसीलिए अब कहते हैं खाए में आगे रही है, मार में क्या रही है? पीछे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? चलिए, पूरा हिंद चीन लोगों को पहले पंक्ति में रखा जाता था। फ्रांस मरेगा कि नहीं? मर जाएगा हिंद चीन। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए वह सेना में भर्ती किया गया, हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। यहाँ के सैनिकों को युद्ध में प्रथम पंक्ति में रखा जाता था, हिंद चीन वाले को। अतः मारे जाने वाले की इनकी संख्या ज्यादा होती थी। इन सब बातों की प्रतिक्रिया हिंद चीन लोगों पर हुई और 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल का क्या किया? गठन किया। उस दल का नाम क्या है?
वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया। नामक क्या बनाया? जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में किया। किसने किया? कैंटन में हुआ। लेकिन संशक्ति फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला। वियतनामी राष्ट्रवादी दल को क्या कर दिया? कुचल दिया, यानी उसे विरोध किया। उसका क्या किया? मतलब सफल होने नहीं दिया। जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ, लेकिन संशक्ति फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला। दूसरी तरफ जनता की हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी। हिंद चीन की जनता की स्थिति क्या होती जा रही थी? खराब होती जा रही थी। हिंद चीन के कृषि उत्पाद, व्यापार और मत्स्य व्यापार, मत्स्य मतलब मछली पालन, मत्स्य मतलब मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण था। फिर भी ये मुख्य राजनीति में अलग रहते थे। आने की बउआ, कृषि करेगा हिंद चीन वाला, व्यापार करेगा हिंद चीन वाला ही, मत्स्य पालन सभी जितना भी है उपज से उत्पादन कौन करेगा? हिंद चीन वाला। लेकिन ये राजनीतिक में भाग नहीं ले सकते हैं, ऐसा नियम था। इसी कारण जनता ने इनसे क्रुद्ध होकर 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया था। चीनी बहिष्कार आंदोलन किया था। तो परीक्षा में पूछेगा चीनी बहिष्कार आंदोलन। चीनी बहिष्कार आंदोलन, चीनी बहिष्कार मतलब चीन के लोग क्या करना? बहिष्कार करना। क्या करना? चलिए यहाँ पे देखिए पैराग्राफ चेंज। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही शासन व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। हालांकि कोचीन चीन के ही सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में था, जबकि अन्य 4 प्रांत तोकिन, अन्नाम, कंबोडिया, लाओस में पुरातन राजवंशी कायम रहे। कहाँ हुआ? तोकिन में, अन्नाम, कंबोडिया, लाओस में पुरातन राजवंशी कायम रहे, जिसके लिए रेजिडेंटों में नियुक्ति होती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ उदार नीति अपनाई गई। कोचीन चीन के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और उसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। साथ ही असैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाना शुरू कर दिया गया। कुछ हद तक राजघरानों ने भी अपने प्रशासन में सुधार का प्रयास किया, परंतु इन नाम मात्र के सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं हो सकती थी। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 ईस्वी में न्यूगन आई कबोक, यहाँ पर अब हमारे देखो अब हम टर्निंग लेगा। देखिए यहाँ पर बउआ क्या हुआ? 1917 में हम पढ़े थे रूसी क्रांति। रूसी रिवोल्यूशन कब हुआ? 1917 में ना। रूसी क्रांति कब हुआ? 1917 ईस्वी में। तो वह देखिए इन्हीं परिस्थितियों में 1917 में कब हुआ? 1917 में 1917 ईस्वी में। देखिए वह 1917 ईस्वी में वह एक व्यक्ति है, 1917 ईस्वी में न्यूगन आई कबोक हो ची मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेश में साम्यवादी का एक गुट बनाया। चलो यहाँ पर जिसके बारे में बताए थे, याद है, एंट्री मार दिए। 1917 में व्यक्ति का नाम हुआ हो ची मिन के बारे में पहले भी बता दिए थे कि रूस में जाकर शिक्षा ग्रहण किए थे। अब बताइए अगर रूस में शिक्षा ग्रहण करेगा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला उनके अंदर विचार आएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला, क्योंकि जहां पर रूस कार्ल मार्क्स समाजवादी थे। ये सभी क्या था? लुई वाला, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फॉरियर, सेंट साइमन, ये सभी कैसे थे? समाजवादी। और रूस भी समाजवादी। तब वह यहाँ हो ची मिन वहां जाकर के पढ़ाई किए। तब वह ये भी कैसा व्यक्ति होंगे? समाजवादी होंगे, राष्ट्रवादी होंगे। ये नहीं चाहेंगे कि हमारा देश हो ची मिन में किसी भी अलग देश का क्या रहे? अधिकार रहे। तो वह हो ची मिन बहुत ही फेमस नायक है। देखिए तो हो ची मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने, तो हो ची मिन व्यक्ति का नाम है। हो ची मिन क्या है? एक व्यक्ति का नाम, व्यक्ति नाम है, राष्ट्रवादी व्यक्ति है। कैसे व्यक्ति है? राष्ट्रवादी व्यक्ति। अगर आगे पढ़ेंगे तो हो ची मिन एक मार्ग भी है। क्या है? मार्ग, रास्ता, एक रास्ता भी है। भूल भुलैया पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे। इतना भूल भुलैया रास्ता है कि
बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर, आगे पढ़ेंगे। देखो, हो ची मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन शिक्षा प्राप्त करने मास्को चला गया। अब रूस की राजधानी मास्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। परीक्षा बार बार पूछता है कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया? हो ची मिन। वियतनामी क्रांतिकारी दल, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया हुआ? हो ची मिन। कब किया हुआ? 1925 ईस्वी में। 1925 वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर लिया कि कैसे लड़ाई करना है, कैसे युद्ध में शामिल होना है, कब करना है अटैक, कैसे करना है, सभी को प्रशिक्षण देने लगा। कौन? हो ची मिन। देखिए, हो ची मिन, हो ची चिमनी, हो ची मिन प्रशिक्षण कर ली। अंततः 1930 में वियतनाम में जो बिखरे बिखरे राष्ट्रवादी थे, अब क्या हो रहा था कि कोई वहां पर गुट बना रहा था, कोई अलग गुट बना रहा था, तो ऐसे में सफल नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ, जब ये आए, हो ची मिन आए ही ची मिन, तब पूरा जो छोटा कभी वहां मतलब अलग अलग जो दल बन रहा था वह एक बड़े पैमाने पर हो गया। बड़े क्या हो गया? अब पूरा राष्ट्रवादी दल एक हो गए। क्या हो गए? एक हो गए, मिल गए, सब संगठित हो गए। तो वियतनामी क्रांतिकाल 1925 में हुआ क्या? 1930 तक आते यानी 5 साल के बाद पूरे बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग, चलो उस दल का नाम क्या हुआ? उस दल 1930 में क्या होना? वियतनाम कांग सान देंग दल बनाया गया। वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, इसे क्या कहा गया? वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1930 में। परीक्षा पूछा हुआ वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में कम्युनिस्ट की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। 1930 के दशक को विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में भी राष्ट्रवाद को विकास में योगदान दिया। 1930 में हुआ, 1929 से विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था, ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। चावल, रबड़ आदि के दाम गिर गए थे। क्या हो गए थे? रबड़ नहीं देखा है? रबड़ से क्या नहीं बनता बताओ? रबड़ है, रबड़ है बकलोल कि रबड़ है? रबड़ है। अच्छा ठीक है, रबड़ ही, रबड़ समझना, क्या समझना है? गलती से मिस्टेक हो गया होगा। तो वह चावल के, रबड़ के बागान आदि के दाम गिर गए थे। विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारण हिंद में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। इसी स्थिति में परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। राष्ट्रवादी आंदोलन क्या होता जा रहा था? दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफी और तीव्र हो चुका था और दमनकारी प्रभाव शोषण करना और तीव्र कर चुके थे। फ्रांसीसी विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोलियां बरसाई जाती थी। जहां विधि किया हिंद वाला, जहां भी उग्र आंदोलन कर रहा उसको गोली मार दिया। कौन? फ्रांसीसी। वह इससे भी आगे बढ़कर हवाई जहाजों से बमबारी भी किया जाने लगा। फ्रांसीसी अब हवाई जहाजों से भी क्या करने लगा? वह इस दमन चक्र, हाँ तो क्या हुआ? नहीं देखा है। क्या हुआ? हवाई जहाज से बमबारी की जाती थी। इस दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए, आंदोलन दब सा गया। परंतु यह जो वियतनामी जो क्रांतिकारी दल था, यह सोए हुए ज्वालामुखी के समान ही था, जो अंदर ही अंदर खौलता जा रहा था। भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हुई। चल इधर देखिए, देखो
इधर देखिए, एक समझिए, बोर्ड पर देखिए, किताबीला छोड़िए, अब देखिए 1925 में हुआ क्या। हो ची मिन पूरे फ्रांसीसी नागरिकों को, हो ची मिन एक दल लाते हैं, उस दल का नाम क्या है, वियतनामी क्रांतिकारी दल। 1925 में 1925 में 1925 में 1900 नायक है, हो ची मिन क्या है, नायक है। 1930 आते आते 1930 आते आते जितना भी छोटे छोटे जो पैमाने पर जो आंदोलन था, मतलब आंदोलन कर रहे थे लोग, अब एक बड़े पैमाने पर हो गए। क्या हो गए, बड़े संगठित हो गए। क्या हो गए, संगठित हो गए। और वो एक वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का क्या किया, गठन किया। कब किया, 1930 में। लेकिन बउआ 1930 तक आते आते एक घटना हो चुका था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी मतलब होता क्या है कि बउआ पूरा वर्ल्ड में आता, अभी तक एक ही विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया है। विश्वव्यापी आर्थिक, विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड, व्यापी आर्थिक मंदी। रुपया का मांग घट जाएगा, रुपया का मांग घट जाएगा, रुपया का वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म, और खाने पीने से मांग बढ़ जाएगा। कहानी एगो है, कहानी एगो है, एगो बूढ़ी जा रही थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दरमियान, टोकरी में पैसा भी था और मान लीजिए फल भी था। क्या था, चोर आया, लेकिन पैसा करोड़ों को छोड़ दिया, क्या लिया, फल ले लिया। क्योंकि उस समय पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहता है, खाने से मतलब रहता है कि कैसे जीवन रहे, कैसे जीवन। तो विश्व मंदी अभी तक एक ही बार आया है, जो 1929 में आया था। कब आया तक हुआ, तो समझ गए ना, खाने पीने की बउआ समस्या हो जाता है, खाद्यान्न मूल्यों में कमी आ जाता है, जनता एकदम सब त्रस्त हो जाता है, समझ गए ना, खाने संबंधित। तो अभी तक एक ही बार आया पूरा वर्ल्ड में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। कब आया, 1929 में, 1929 में। तो उस समय क्या हुआ, और इसी सबका क्या हो गया, खराब हो गया। क्या हो गया, खाली हिंद चीन के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए, भारतों के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए। 1929 में, 1900 क्वेश्चन दीर्घ उतारिए है, जो अगला इस चैप्टर में नहीं है, आएगा छठा सप्तम हम पढ़ाएंगे। ये ला, विश्वव्यापी आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, कहाँ नटेगा, कहाँ नटेगा, 1 करोड़ का चेक रख रहे थे, मतलब बहुत सारा पैसा भी था और वो खाने वाला सामग्री भी था, लेकिन चोर ने पैसा नहीं लिया और खाने वाला चीज क्या कर लिया। ये समस्या हो जाता है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आने के कारण। वैल्यू पैसा का कुछ नहीं, पैसा सभी जगह भी, तो सरकार खत्म कर देगा, 100 रुपया का वैल्यू खत्म हो जाएगा। लेकिन मेन क्या है, खाना क्या है, खाना या और पीना। वीडियो आज अगर अच्छा स्टेटस लगाए हुए था सौरभ ने, कौन चीज लगाया है, क्या ला था, टॉपिक खत्म करते, देखिए रह दी, कहाँ तक पढ़ रहे थे वो। हाँ, देखिए 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। चावल, रबड़ आदि के दाम गिर गए थे, हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था। विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोलियां बरसाई जाती थी। इससे भी आगे चलकर हवाई जहाजों से बमबारी भी करना शुरू कर दिया फ्रांसीसी। इस दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए, आंदोलन दब सा गया। परंतु बउआ जो जनता दब तो गया, लेकिन अंदर ज्वालामुखी क्या होता है, ऊपर से कुछ रहता है लेकिन अंदर एकदम सुलगते रहता, क्या होते रहता है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। ठीक उसी प्रकार दबाया तो गया फ्रांसीसी के द्वारा हिंद चीन वाले को,
लेकिन वह अंदर ही अंदर ज्वालामुखी की तरह क्या होते जा रहा था, लहक रहा था, लेकिन निकल नहीं रहा था और उग्र होते जा रहा था। लोग क्या होते जा रहा था, उग्र होते जा रहा था। तो ये क्या ज्वालामुखी के समान ही था जो अंदर ही अंदर खौलता जा रहा था और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। अब चलिए अब देखो यहाँ पर अब छुप छुप का वार करने लगेंगे कौन, हिमचीन वाले। हिमचीन वाले अब छुप छुप के वार करेंगे। तो अगला द्वितीय विश्व युद्ध का वियतनामी स्वतंत्रता, पढ़ा दिए टॉपिक। अच्छा ठीक है, ये टॉपिक पढ़ा देते हैं, वो हल्ला मत कीजिए। अब देखिए ये जो फिगर देख रहे हैं यहाँ पर वो जापान का हिंद चीन पर आक्रमण हम पढ़े थे। अमेरिका ने क्या, जब जापान ने भी किस पर आक्रमण कर दिया था, मतलब जापान का भी हिंद चीन पर कब्जा किया था ना कुछ समय के लिए, लेकिन क्या किया, सभी घेर लिया जापान को, इस पर क्या गिरा दिया, बम गिरा दिया। बताइए हिंद चीन पर कब्जा करेगा, अपना देश तो संकट में। देखो वही घटना देखो जापान पर जब परमाणु बम गिरा दिया गया था, तो एक कंडीशन है, समझ गए ना, बहुत खतरनाक होता है। अभी भी स्थिति ऐसा बन रहा ना, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है जो तो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत क्या होता है, खतरनाक होता है परमाणु बम। इसका असर कई सालों तक कई वर्षों तक रहता है, समझ गए ना। जिसे आज भी परमाणु बम का असर जापान में दिखता है कि लोग है ना किसी तरह से अंग से है ना ऐसे रहते हैं। तो परमाणु बम बुआ बैन लगाओ कि कोई देश मतलब कोई देश क्या नहीं कर सकता, परमाणु बम से अटैक कर सकता है, कर भी सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत क्या होता है, खतरनाक होता है। क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में वो अमेरिका ने जापान पर क्या कर दिया था। चलिए समझिए, हल्ला नहीं कीजिए, एक टॉपिक को खत्म करके ही छुट्टी देंगे, समझिए। इस मंथ में वो ये चैप्टर खत्म करना। देखिए अगला टॉपिक क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। हाँ नहीं पता चलता, ये बॉय इधर देखिए, हल्ला मत कीजिए, तो सब क्या करते रहा। इधर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध और 45 तक आते आते वो वियतनाम क्या हो जाता है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने वियतनामियों को एक निर्णायक रास्ता प्रदान किया। जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी को हरा, फ्रांस जर्मनी से फ्रांस जर्मनी से हारा, फ्रांस जर्मनी से हारा। फ्रांस में जर्मन समर्थित सत्ता कायम हो गई, फ्रांस में वह जर्मन समर्थित सत्ता कायम हो गई। एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन के फौज भेजने का मौका मिल गया। इसका फायदा उठाते हुए जापान ने पहले तोकिन फिर अन्नाम और अंततः पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। कौन, हिंद चीन, कौन जमा लिया। चलिए यह हिंद चीन में एक तरह का द्वैध शासन था। कैसा शासन था, जिसमें सत्ता जापानियों के हाथों थी एवं प्रशासनिक मुखौटा फ्रांसीसियों का था। यानी शासन तो जापान का था लेकिन मुखौटा कौन था, फ्रांसीसी। इसके फलस्वरूप वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियों को
अवसर मिल गया और वे जापानियों और फ्रांसीसी दोनों के विरुद्ध कार्यवाही करने लगे। फ्रांसीसी देखिए, फ्रांसीसी दमन के बावजूद साम्यवादी दल बचा रहा और लोगों का स्वाभाविक झुकाव इस तरह बढ़ रहा था कि हो ची मिन कौन है बुआ? राष्ट्रवादी है, समाजवादी है, जिन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया कब? 1930 में। 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं को वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ित किसानों, आतंकित व्यापारी, बुद्धिजीवियों सभी को शामिल कर छापामार युद्ध नीति का अवलंबन कर दिया। हो ची मिन बुआ पूरा लोगों को समर्थन पा करके अब छापामारी करना क्या कर दिए? स्टार्ट कर दिए। कौन? हो ची मिन। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर पर जापान पर आक्रमण के साथ, चलो पर्ल हार्बर जो अटैक किया था जापान हुआ, उस जो परमाणु बम गिराया था, उस स्थान का नाम क्या है? पर्ल हार्बर। गहराई में क्वेश्चन पूछेगा तब पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। पर्ल हार्बर, पर्ल जापान का एक क्षेत्र पर्ल हार्बर, इस पर अटैक किया था। पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। 1944 में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया। फ्रांस से जर्मनी के आधिपत्य से क्या हो गया? निकल गया। और जापान और अमेरिका परमाणु आक्रमण के पश्चात पोट्सडम की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो परीक्षा में पूछता है, परीक्षा में पोट्सडम की घोषणा के पोट्सडम की घोषणा से किसने आत्मसमर्पण कर दिया? जापान। क्योंकि जापान पर क्या गिरा दिया? परमाणु बम। तो बताइए, हिंद चीन को पकड़ेगा कि अपना देश को देखेगा? अपना देश को पकड़ेगा। तो वह पोट्सडम की घोषणा के उद्देश्य से वह जापान क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। जापान क्या कर लिया? परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जापान ने आत्मसमर्पण। परीक्षा में पूछेगा पोट्सडम की घोषणा से किसने आत्मसमर्पण कर दिया? जापान। किसने बुआ? जापान ने। आगे देखो, आत्मसमर्पण कर दिया था। इस स्थिति में जापान की सेनाओं वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि खुद को पुनः हिंद चीन में स्थापित रख सके। इसका लाभ उठाते ही वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने, फ्रांस भी भाग गया क्योंकि लड़ाई हो रहा है उधर भी, और इधर जापान भी क्या होते जा रहा है? भाग रहा है। तो वो राष्ट्रवादियों के वियतनाम ने नेतृत्व में लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार के क्या कर दिया? यानी हो ची मिन पूरा एकदम हिंद चीन को एकदम पूरा जल्दी क्या कर दिया? एक कर दिया। क्या कर दिया? वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कर 2 दिसंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या कर लिया? घोषित, स्वयं घोषित कर लिया। कौन? हो ची मिन। तो परीक्षा पूछता है, वियतनाम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित कर लिया? 2 सितंबर 1945 में। पूरा लाओस और कंबोडिया वियतनाम को पूरा बवाई हो ची मिन कर लेता कि अब एक हो गया, हम स्वतंत्र हो चुके। क्या हो चुके हैं? क्योंकि जापान भी भाग गया, उधर अटैक कर दिया, फ्रांस पर भी लड़ाई हो रहा था, तो ये भी दोनों भाग गया। तब अब वो मौका मिल गया हो ची मिन को, दोनों भाग गया है। अब हम क्या कर लेते हैं? स्वतंत्र, अपने आप को क्या घोषित कर लेते हैं? स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। लेकिन फिर ही एंट्री मारेगा कौन? फ्रांस, जो पहले ही समझा चुके हैं ना। देखो कि है ना, 2 सितंबर 1945 ईस्वी को करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस सरकार का प्रधान हो ची मिन बनाया गया। कौन प्रधान बनाया गया? हो ची मिन। पैराग्राफ चेंज। चूंकि हिंद चीन अनेक राज्यों में विभक्त था और जापानी सेनाएं हिंद चीन से निकल रही थी, कंबोडिया, लाओस, अन्नाम में पुनः प्राचीन राजवंशों का प्रतिष्ठा मिली। इसी क्रम में अन्नाम का शासक बाओदाई। परीक्षा पूछता बार बार एकदम, अन्नाम का शासक कौन है? बाओदाई। अन्नाम किसका क्षेत्र हुआ? वियतनाम का ना। अन्नाम किसका क्षेत्र है? अन्नाम किसका क्षेत्र है? अन्नाम किसका क्षेत्र है? वियतनाम का। वो अन्नाम का एक शासक है, उस शासक का नाम है बाओदाई। परीक्षा बाओदाई। परीक्षा पूछा है
बाओ दाई कहाँ का शासक था? अन्नाम का, अन्नाम का शासक, अन्नाम का शासक। बाओ दाई क्या थे? अन्नाम का शासक थे। शासक बना, परंतु इन शासकों का साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना कठिन था। अतः बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को ही 1945 को ही अपना पद छोड़ दिया और वियतनाम एक गणराज्य बन गया। वियतनाम क्या बन गया? गणराज्य बन गया है ना। इसी क्रम में अब कल पढ़ेंगे चलिए, अगर हम टेस्ट क्वेश्चन बताइए तो पूछते हैं, बन रहा है कि नहीं तीसरा लेसन से। लम्हे कीजिए टुनटुन। चलिए क्वेश्चन बोलिए तो जो पूछा गया हम पूछते हैं, बताइए। दी तीसरा लेसन का दी हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये बताइए। हान बोई चाओ, हान बोई 2011 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, हो चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को, फ्रांसीसी। अगला, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। अगला बताइए कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी। अगला, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अगला, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सूर्य वर्मा द्वितीय। अंकोर वाट का मंदिर किसने करवाया था? अगला बताइए कि बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? अन्नाम है ना, या वियतनाम? अन्नाम किसका क्षेत्र है? तो अन्नाम नहीं देगा तो वियतनाम, तो दक्षिणी वियतनाम का। कौन सा वियतनाम का? बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। दक्षिणी। चलो देखो अभी पढ़ाए, अभी जस्ट देखो क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम की घोषणा हुआ तो क्या हुआ? जापान ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। जापान क्या कर लिया? ऑप्शन है जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, वियतनाम का स्वतंत्रता, जर्मनी का एकीकरण। तो जापान का क्या हुआ था? क्योंकि वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिरा दिया, तो अपना देश देखेगा कि हिंद चीन पर कब्जा करेगा, तो जापान क्या कर देता? आत्मसमर्पण। अगला बोलिए, तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? और तोकिन किसका क्षेत्र है? वियतनाम का। मैं बताए थे तोकिन अन्नाम किसका है? वियतनाम का। चलिए, 10वीं वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार बनी? बाओ दाई की। किसकी? बाओ दाई की, बाओ दाई की। चलिए क्या था, बस खत्म हो गया। ठीक है, जय